प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल मॉक टेस्ट विथ विकास में। आज हम बिहार एसएससी की ये मॉक टेस्ट संख्या 6 लेके आए हैं, यानी छठा टेस्ट सीरीज आज चलेगा। ऑलरेडी हमने 5 मॉक टेस्ट करवा चुका है अपने इस चैनल पे, प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप जाके ये सभी दे सकते हैं। ये सभी आपके मॉक टेस्ट जो है प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखते हुए लिया गया है, जिसमें साइंस जीके और सभी रिलेटेड, यानी हिस्ट्री पॉलिटी, जीके में आ जाएगा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, इन सभी से रिलेटेड सवाल लिए गए, इकोनॉमिक्स और स्पेशल साइंस के सवाल, साथ में करंट अफेयर के सवाल, सभी सवाल जो है इस एक टेस्ट सीरीज में लिया गया है। सभी टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, तो जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ही साइंस से रिलेटेड है, यानी लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो आपको बता दें, लोहा चूंकि एक लोहे की जो सामर्थ्य है यानी स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती है, इसलिए उसको मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बातम कक्षा में रह सकती है वो कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो बातम कक्षा में रहती है, जिसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, वो अधिक से अधिक 8 हो सकती है। ऑक्टेन अपना पूरा करती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये नियम है बॉयल्स का। बॉयल्स का नियम हमेशा याद रखिएगा। बॉयल्स और चार्ल्स दो नियम आप याद रखिएगा। बॉयल्स का नियम कहता है कि अगर टेम्परेचर स्थिर हो, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो गैस का आयतन जो है यानी वॉल्यूम ऑफ गैस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है गैस के दाब के यानी प्रेशर के। तो ये जो है वॉल्यूम और प्रेशर में संबंध दर्शाता है बॉयल्स का नियम, जबकि चार्ल्स का नियम होता है ये वॉल्यूम और टेम्परेचर में संबंध दर्शाता है। यहाँ पे प्रेशर स्थिर होता है और वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के समानुपाती होता है, यानी कह सकते हैं कि अगर दाब स्थिर हो तो गैस का आयतन उसके टेम्परेचर यानी ताप के समानुपाती होता है। तो ये चार्ल्स का नियम है। तो दोनों नियम आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है पीएच मान 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्नलिखित में किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो आप सभी जानते हैं कि 0 से 7 ये अम्ल होता है और 7 से 14 ये क्षारीय प्रकृति को डिनोट करता है, 7 से ऊपर और 14 तक। तो ये हो जाएगा OH आयन सांद्रता में वृद्धि, क्योंकि कभी भी कोई भी पदार्थ को आप जलीय विलयन में डालेंगे तो अगर वो OH माइनस देगा तो वो क्षारीय धातु होता है, और H प्लस देगा तो वो अम्लीय धातु होता है। तो ये नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन का समांतर किस नाम से जाना जाता है। तो ये सभी वर्ग 17 के तत्व हैं और इन सभी को हाइड्रोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ये लाइन से ही दिया है क्वेश्चन। पहले फ्लोरीन है इस ग्रुप में, उसके बाद क्लोरीन है Cl, उसके बाद ब्रोमीन है Br, उसके बाद आयोडीन है I और तब है एस्टेटीन यानी At। अब एक और चीज़ याद रखिएगा कि इस सब का क्रमांक भी याद रखिएगा। फ्लोरीन आपको 9 क्रमांक इसका 9 है, यानी कह सकते हैं क्लोरीन का 17 है, ब्रोमीन का 35 है परमाणु क्रमांक, आयोडीन का आपको 53 है और एस्टेटीन का 85 है। अब एक और चीज़ यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा कि वर्ग 17 में मात्र एक एस्टेटीन तत्व ऐसा है जो रेडियो एक्टिव प्रकृति के होता है। तो एस्टेटीन याद रखिएगा, कह सकता है कि हाइड्रोजन ग्रुप में कौन तत्व जो है रेडियो एक्टिव प्रकृति के होते हैं, तो वो एक एस्टेटीन ही है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही वर्ग 17 के बाद वर्ग जो इसका सबसे लास्ट का वर्ग 18 आता है, इसमें आपको नोबेल गैस देखने को मिलता है, तो वो भी नोट कर लीजिएगा। टोटल आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, वो कौन सा है। तो इनमें अब जब देखेंगे तो जर्मेनियम जो है इसका परमाणु क्रमांक जो है ये Ge32 इसका परमाणु क्रमांक होता है। सिलिकॉन देखते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक जो है आपको 19 होता है और गैलियम का परमाणु क्रमांक जो है ये
31 होता है। तो इन सब में देखेंगे तो सिलिकॉन, गैलियम और जर्मेनियम ये सब ग्रुप डी के तत्व हैं, जबकि एकमात्र पोटेशियम है जो कि ग्रुप एस ब्लॉक का ये तत्व है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सभी में एक भिन्न चुनना था, तो पोटेशियम एस ब्लॉक का है और बाकी ये सब डी ब्लॉक में आते हैं। तो राइट आंसर सी होगा। अगला देखते हैं, कर है अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो है NH4 का ट्वाइस SO4, राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें नाइट्रोजन जो है 21% होता है और सल्फर 14% होता है, तो ये भी दिमाग में नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी से है। साइटोप्लाज्म एक ऐसी जेली जैसी द्रव है जो क्या उसमें मौजूद क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव है जो मौजूद होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, राइट आंसर ए हो जाएगा। साइटोप्लाज्म केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच स्थित होता है, इसी को कोशिका द्रव भी कहते हैं। इसमें जो है इसके ये जेली जैसा द्रव होता है, इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ दोनों पाए जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। देख सकते हैं कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इसलिए चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चूंकि न्यू चैनल है तो इसलिए सपोर्ट थोड़ा कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। गारंटी देते हैं कि अगर इतना कर लेते हैं तो आपके बिहार एसएससी जो इंटर लेवल एग्जाम होने वाली है, वो आपका एग्जाम में जीके और जीएस और करंट से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब इसी सेट में से रहेगा क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार के उत्तक किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो किस प्रकार के उत्तक में होती है। तो ये होती है आपको जटिल उत्तक में देखने को मिलती है। जटिल उत्तक में जो है एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। राइट आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जीन उत्परिवर्तन किसके कारण होता है। तो जीन का उत्परिवर्तन है वो उसमें उपस्थित नाइट्रोजनी क्षार के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, जो आपको डीएनए में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, बताना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अकशेरुकी प्राणी होते कौन है। तो आपको बता दें, जिन जंतुओं में मेरुदंड जो है यानी रीढ़ की हड्डी मेरुदंड ये अगर नहीं होगा तो वो कहलाएंगे अकशेरुकी प्राणी, और जिसमें होगा वो कहलाएंगे कशेरुकी प्राणी। ठीक है, जैसे इंसान क्या है कशेरुकी है क्योंकि उसमें मेरुदंड होता है। तो इनमें जो है कह रहा है कौन अकशेरुकी नहीं है यानी कशेरुकी है। तो इसमें सरसी सिर्फ में रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए वो इनमें शामिल नहीं है। राइट आंसर सी होगा। जबकि एरिक्लिड, कीट और मोलास्का ये सभी प्राणी जो है अकशेरुकी श्रेणी में आते हैं। इसके साथ ऑर्थोपोडा जो जंतु जगत का सबसे बड़ा है, ये भी जो है अकशेरुकी में ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो किसी भी व्यक्ति के पाचन तंत्र के जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो यंत्र है वो इंडोस्कोप कहलाता है। इंडोस्कोप से ही जांच होती है। माइक्रोस्कोप से क्या होता है। तो माइक्रोस्कोप से हम छोटे छोटे चीज़ों को देख सकते हैं जो हमारी आंखों से नहीं देख सकता, दिखाई देता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिनमें विचार का संग्रह होता है। विचार हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, ये सभी अग्र मस्तिष्क के हिस्से हैं। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मिडिल मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में आपको सेरेब्रम देखने को मिलेगा, जहाँ शरीर का संतुलन यहीं पे होता है, शरीर का संतुलन हो। ठीक है, और इसके साथ ही एक और पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है मेंडुला ऑब्लिगेटा, तो वो जब आएगा तो हम बता देंगे। एक बार प्रीवियस पेपर में और आ गया था, तो आप ये 500 शेयर देखिएगा, उसमें से एक जगह पूरा डिस्कशन ही कर दिए हैं चूँकि उसमें वो क्वेश्चन था। और यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, ये विचारों का संग्रह। तो इसके साथ पढ़ना, लिखना, बोलना, सोचना, समझना, ये सब अग्र मस्तिष्क के हिस्से हैं, जिसको हम सेरेब्रम के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
करा है किसी जंगम जोड़ यानी मूवेबल जो ज्वाइंट होती है कि दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहते हैं। तो जहां भी मूवेबल ज्वाइंट होगी वहां पर एक कुछ पदार्थ पाया जाता है, स्नेहक पदार्थ, जो उसको मूव करवाने में हेल्प करता है, और इसको जो है साइनोवियल द्रव यानी साइनोवियल ट्यूब इसको कहते हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयोडीन निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए होता है। तो आयोडीन जो है जो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के होता है। थायरॉक्सिन जो गले में स्थित थायराइड ग्लैंड से जो है निकलती है, इसी के सहायक होता है आयोडीन। आयोडीन से ही यह थायरॉक्सिन जो है निकलता है, और इसी के कमी से जो है गलगंड रोग, जिसको आप घेगा रोग भी कहते हैं, ये होता है, जहां गला फूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी में बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग, और अगर वयस्कों में पूछे या बूढ़ों में पूछे तो आपको बता दें कि ऑस्टियोमलाइसिस रोग, ऑस्टियो लिख लीजिए, मलाइसिस रोग, ठीक है। बूढ़ों में ऑस्टियोमलाइसिस रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, साथ में जीरोफ्लेथिलमिया रोग होता है। विटामिन सी स्कॉर्बी रोग होता है। विटामिन बी बेरी रोग, इस सब की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। तो सबसे आम इलाज जो है एंटीबायोटिक्स का बनना, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन एकाधिकार प्रतियोगिता को सूचित करता है। तो ये देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया। और एकाधिकार प्रतियोगिता को सूचित कौन करता है। तो एकाधिकार प्रतियोगिता को जो है विभेदिक उत्पाद जो है सूचित करता है, और साथ में क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, ये दोनों जो है एकाधिकार प्रतियोगिता को सूचित करता है। तो राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा इनमें से सही। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का मुख्यालय पूछा है। तो यूएनडीपी का मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो ये न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है, यूएसए में। और इसकी स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 22 नवंबर 1965 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी नोट कर लीजिए। और इसका मेनली उद्देश्य क्या है। तो गरीबी को ख़त्म करना, देश पूरी दुनिया से असमानता को कम करना, ये सब इसका मेनली उद्देश्य है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, यूएन की एक ये संस्था है। तो इसका न्यूयॉर्क राइट आंसर हो जाएगा, बता ही दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है। तो न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास, ये जो है आपको 9वीं पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलती है। इसकी प्राथमिकता दी गई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये आई थी 1997 से 2002 तक चली थी, और इस समय पीएम जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको इरीडा कहते हैं, ये इरीडा छूट गया है यहाँ पे आई, इसका मुख्यालय पूछा है। तो इरीडा का मुख्यालय आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है, और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। यह जो है एक वैधानिक निकाय है जो बीमा से रिलेटेड सभी चीज़ों को रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक मैथ से क्वेश्चन आ गया। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12, 15, 21, 36 और 48 से भाग देने पर 7 शेष बचा है। तो इन सभी का पहले जो है एलसीएम ले लेंगे, और जब एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 50, 40, ठीक है, करके देख लीजिएगा। और चूंकि शेषफल 7 बच रहा है, तो जब 7 इसमें जोड़ देंगे तो 50, 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन सभी में अगर भाग देंगे तो 50, 40 कट जाएगा, और 7 शेषफल बचना चाहिए। तो 7 इसमें जोड़ देंगे तो 50, 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैथ का भी जल्द से जल्द हम सेट कोशिश करेंगे लेके अपने इसी चैनल पे आने के लिए। अगला क्वेश्चन है
करा है जातिगत सर्वे करने वाला दूसरा राज्य कौन है। देखिए ये करेंट से क्वेश्चन आ गया, तो जातिगत सर्वे करने वाला पहला राज्य तो बिहार हो गया था, जबकि दूसरा राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अब एक, ये आपको वर्ल्ड बैंक से क्वेश्चन दिया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी बिजनेस रेडी इंडेक्स जो है इसका पहला संस्करण लॉन्च किया है, तो ये बिल्कुल सही है। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी करता था, जिसको बंद कर दिया, अब उसका नाम जो है बिजनेस रेडी इंडेक्स करके लॉन्च कर रहा है, तो ये सही है, पहला संस्करण लॉन्च कर दिया है। 54 देशों का मूल्यांकन इसमें 54 देशों का मूल्यांकन ये करता है, तो ये भी सही है, यानी असत्य पूछा है, तो ये ना तो 1 ना तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये सब करंट के क्वेश्चन हैं। अगला का है वैज्ञानिकों ने नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप, देखिए कहाँ पे है जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा में, नासा यूएसए की एक एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी। इसका उपयोग करके कैरोन उपग्रह, नाम याद रखिएगा, कैरोन उपग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाया। क्या पता लगाया? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाया। कैरोन किसका उपग्रह है ये पूछा है, तो अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप से नासा ने जो है कैरोन उपग्रह का पता लगाया, जिस पे क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला। और ये कैरोन जो है ये प्लूटो का उपग्रह है। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्लूटो अब हमारे ग्रह की श्रेणी से हट गई है, तो याद रखिए कैरोन जो है प्लूटो का उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ई मार्केट पोर्टल और मोबाइल ऐप को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ई मार्केट पोर्टल और मोबाइल ऐप इसको जो है विदेश मंत्रालय और श्रम रोजगार मंत्रालय ये दोनों ने मिलकर लॉन्च किया। राइट आंसर ए और बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एक और करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। डिप्थीरिया से बढ़ते मामले के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की टीम ने किस शहर का दौरा किया था? तो पिछले साल यानी 2024 में ही डिप्थीरिया के बढ़ते मामले से के बीच जो है WHO की एक टीम की विजिटिंग हुई थी, और ये जो है डींग राजस्थान में हुई थी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। WHO का मुख्यालय पूछे तो जेनेवा में है, ठीक है, और इसकी स्थापना आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगला देखते हैं। अगला है कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौता पर हस्ताक्षर भारत और कोलंबिया ने मिलकर किया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पतन पोत परिवहन जलवायु मंत्रालय ने क्रूज भारत मिशन शुरू किया। इसमें कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है यह 3 चरण में होगा, तो ये बिल्कुल सही है, यह 3 चरण में होगा। 2024 से 29 तक इसको लक्ष्य रखा गया है। पहला चरण 24 से 25 चलेगा, दूसरा चरण 25 से 27 चलेगा, और तीसरा चरण 27 से 29 चलेगा। तो ये 3 चरणों वाला लक्ष्य है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य जो है 2029 तक क्रूज के जरिए यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 5 गुनी करना है, तो ये गलत हो जाएगा। 5 गुनी नहीं, 2029 तक इसका मेनली लक्ष्य है कि क्रूज के जरिए यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 2 गुनी करना, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो केवल सत्य पूछा है, तो केवल एक सत्य है जो कि 3 चरणों वाला ये होगा, और 2029 तक 2 गुनी जो है यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या को बढ़ाना है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन आ गया आपको ज्योग्राफी से। कह रहा है कि बाल अब मंदेव जल संधि किसे जोड़ता है? तो बाल अब मंदेव जो जनती है ये हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके साथ ही याद रखिएगा कि एक हरमुज जल संधि वहीं पे है। ये क्या करता है? तो ओमान की खाड़ी को नोट कर लीजिए। हरमुज जो जल संधि है ओमान की खाड़ी को जो जोड़ती है किससे? फारस की खाड़ी से, ठीक है। तो हरमुज ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है, और एक और है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, वे है स्वेज नहर। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भारत की न्यूनतम पर्वत श्रेणी है? तो इन सभी में जो है
हिमाद्री श्रेणी जो हिमालय का एक हिस्सा है, ये जो है सबसे न्यूनतम है, जो वलित मोरेदार पर्वत से मिलके बना है। और सबसे पुराना पूछे तो अरावली श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं मोर एंड पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो मोर हो, पूर्णा हो, इसके साथ ही बैतून हो। ये तीनों नोट याद कर लीजिएगा, मोर, पूर्णा और बैतून, ये सभी जो है ये आपको ताप्ती की सहायक नदी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ताप्ती जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, नर्मदा ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोर इंडस्ट्री का उदाहरण कौन है इसमें से? तो कोर इंडस्ट्री का मतलब होता है भारत का जो मुख्य उद्योग है उसी को कोर इंडस्ट्री कहते हैं, जिसमें 8 मेनली उद्योग आते हैं। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, ये सभी आते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके साथ ही और भी नाम याद रखिएगा। पहला है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, ठीक है। प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस इसमें आ गया। चौथा, पांचवा है उर्वरक, ठीक है। छठा है रिफाइनरी, तो ऐसे करके। और सातवां आपका सीमेंट उद्योग आ जाएगा। आठवां इस्पात इसमें आ जाएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 8 मेनली इसमें होते हैं। बोडो जनजाति निवास स्थान पूछा है, तो एक है बोडो जनजाति और एक बोडो होता है, तो दोनों अलग अलग की जनजातियां है। बोडो जो है भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कह सकते हैं गारो पहाड़ी क्षेत्र में ये, असम में, मिजोरम में, मेघालय में ये सभी पाई जाती है बोडो। जबकि बोडो पूछे, बोडो जनजाति, तो ये जो है अमेजन बेसिन में पाई जाती है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत में? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में देखने को मिलता है। और जो है किस नदी पे है? तो याद रखिएगा ये जो है वराही नदी पे है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। वराही नदी पे कुचिकल जलप्रपात है कर्नाटक में। इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है। अच्छा, सेकेंड लार्जेस्ट पूछे तो याद रखिएगा सेकेंड लार्जेस्ट जो है ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है, जिसका नाम है बरेही पानी। बरेही पानी जो जलप्रपात है ये सेकेंड लार्जेस्ट जो है जलप्रपात है भारत में, जो उड़ीसा राज्य के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और ये जो है किस रिवर पे स्थित है? तो याद रखिएगा बुध बलंगा। बुध बलंगा ये इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा। पहला नहीं तो दूसरा जरूर पूछ लेगा। बुध बलंगा रिवर पे ये उपस्थित है बरेही पानी जलप्रपात, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट जलप्रपात है भारत की। पहला कुचिकल, दूसरा बरेही पानी। पहला वराही नदी पे और दूसरा बलंगा नदी पे उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो भारत का एकमात्र द्वीप का उद्गम जो है ज्वालामुखी से हुआ है वो है बैरन द्वीप, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला देखते हैं, किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो भारत की जो 5 राज्यों की सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल। मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाए। मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। वेस्ट बंगाल की सीमा सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, अब देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने सेट में लिया है, तो वीडियो को जरूर एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है इनमें से? तो इनमें से जो है मानव अधिकार आयोग ही संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि इसका जो गठन है ये 1993 में हुआ था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत। और इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष भी चेंज हुए हैं, तो वो भी याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष जो है भी रामासुब्रमण्यम जी बने हैं। रामासुब्रमण्यम जी इसके अभी अध्यक्ष बने हैं, जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। इसका कार्यकाल पूछे मानवाधिकार का, तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले हो जाए तो इसका ये कार्यकाल होता है। अगला देखते हैं। अच्छा, हाँ, वित्त आयोग, इसकी जिक्र जो है संविधान के 280 अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है हर एक 5 साल पे, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से
कौन वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन पर के समक्ष रखाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति ही वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन पर रखवाते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। और ये अनुच्छेद 281 में कहा गया है। 280 में वित्त आयोग का जिक्र है, जबकि 281 में कहा गया है कि वित्त आयोग की जो भी सिफारिश होगी उसको संसद के प्रत्येक सदन पे रखवाएंगे भारत के राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 के तहत लगता है, इसकी स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष जो है ये 1 माह यानी 30 दिन के भीतर रख देना चाहिए। 30 दिन के भीतर जो है यानी संसद की अनुमति इसको मिल जानी चाहिए 1 महीने के अंदर। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और लगता कैसे राष्ट्रीय आपातकाल? तो राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय और सशक्त विद्रोह के समय जो के आधार पर जो है मंत्रिमंडल के सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति इसको लगाता है। पहले जो है सशस्त्र विद्रोह के जगह पर आंतरिक अशांति शब्द था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसको कब चेंज किया गया। तो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन हुआ तो आंतरिक अशांति के जगह जो है क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन नियत करता है? तो भारत का संविधान इसको नियत करता है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों और केंद्र द्वारा लगाया गया एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है और केंद्र राज्यों के बीच बंटाया जाता है? तो अनुच्छेद 270 में इसका जिक्र है कि जो है केंद्र सरकार जो है करों को एकत्रित करेगा तथा केंद्र राज्यों के मध्य वितरित करेगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के संबंधों से संबंधित जो सहकारी आयोग है इसने अपना प्रतिवेदन कब दिया था यानी कब प्रस्तुत किया था? तो इसका गठन जो है 1983 में हुआ था रणजीत सिंह सहकारिया के द्वारा, इसीलिए इसको सहकारिया आयोग कहा गया। और ये केंद्र और राज्यों के संबंध से रिलेशन से संबंधित है और इसने अपना प्रतिवेदन जो है 1988 में प्रस्तुत किया था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो इनमें जो है उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये जो है अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, यानी उत्प्रेषण जो है और प्रतिषेध दो है। तो उत्प्रेषण जो है ये कब लगाता है और प्रतिषेध कब लगता है, इसके बारे में याद रखिएगा। प्रतिषेध जो है अगर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाके अगर कोई निर्णय दे दिया तो उसको जो है न्यायालय द्वारा रोक दिया जाता है। और उत्प्रेषण अगर कार्य क्षेत्र के बाहर जाके निर्णय भी अगर दे दिए हैं तब जो है यानी निचली न्यायालय अपनी कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर अगर निर्णय दे देती है तब जो है उत्प्रेषण लगा के उस निर्णय को रद्द करके उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर ले लेता है। तो ये अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करता है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों। प्रतिषेध क्या करता है? तो अधीनस्थ न्यायालय ने अपना कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर अगर कोई काम किया तो उस पर रोक लगाता है प्रतिषेध। जबकि उत्प्रेषण क्या करता है कि कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर अधीनस्थ न्यायालय अगर आउटपुट भी दे दिया यानी रिजल्ट भी सुना दिया तो उसको जो है रोक लगाता है उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति जो है उच्च न्यायालयों में की जाती है और ये 2 वर्ष के लिए राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन नहीं है पूछा है, तो इनमें जो है कोयला ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के दिन मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत होती है और इस बार 10वां योग दिवस बनाया गया था, जिसका थीम था स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं एंड समाज के लिए योग इस बार की थीम थी। इस बार पीएम मोदी ने कश्मीर से योग दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब होती है? तो 2014 में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत होती है। पहला जो है मुंबई में मैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में वायुमंडल की किस घनता में वृद्धि से
ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है अधिकतम, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के वृद्धि से जो है अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग होती है, और मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का ही इसमें रोल रहता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लो कोट और हार्ड कोट के संबंध किससे है? तो क्ले कोट और हार्ड कोट ये दोनों का संबंध जो है ये लॉन्ग टेनिस से होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अच्छा, क्ले कोट जो है ये फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोट पे ही होता है, ये भी याद रखिएगा। भारत में शेयर बाजार के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो भारत में शेयर बाजारों के लिए सेबी मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है। इसका फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। इसकी जो गठन हुआ था 1988 में हुआ था, और इसने 1992 से कार्य करना स्टार्ट किया था। अभी इसके अध्यक्ष माधवीपुरी बुच जी हैं। अगला कर रहा है CBFC का पूर्ण रूप क्या है? तो CBFC का पूर्ण रूप जो है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है। राइट आंसर ए हो जाएगा। CBFC का फुल फॉर्म केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इंग्लिश में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल लॉन्च किया था? तो पूरा मॉडल जो है ये APJ अब्दुल कलाम का था। पूरा का फुल फॉर्म होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज ऑफ रूरल एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के जैसा ही सुविधा देने को पूरा कहा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर APJ अब्दुल कलाम ने इसकी वकालत की थी। देश और राजधानी से संबंधित गलत को चुनना है, तो इनमें गलत कौन है? राजधानी देश दिया है वेनेजुएला का कराकस, बिल्कुल सही है। रोमानिया बुखारेस्ट है, ये भी सही है। बारबाडोस ब्रिज टाउन है, ये भी सही है। गैबन का बंजुल ये नहीं है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। गैबन का जो है लिब्रेविले है राजधानी, लिब्रेविले, जबकि बंजुल जो है ये गैम्बिया की राजधानी है। थोड़ा सा का अंतर है, इसलिए गैम्बिया का ये राजधानी है। गैम्बिया का राजधानी बंजुल है, जबकि गैबन का राजधानी लिब्रेविले है। तो नोट कर लीजिए इसको। अगला देखते हैं, भारत में किस राज्य में मोत्सू महोत्सव मनाया जाता है? तो मोत्सू महोत्सव भारत के नागालैंड में मनाया जाता है, और यहीं पे हॉर्नबिल भी फेस्टिवल मनाया जाता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, मोत्सू और हॉर्नबिल दोनों नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासन के समय हुआ था? तो चोल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार जो है राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। चोल जो दक्षिण भारत की एक राज्य थी, और इसकी स्थापना जो है विजयालय ने किया था, चोल की स्थापना। ठीक है, राजेंद्र प्रथम के समय सबसे ज्यादा विस्तार होता है, और इसने जो है बिहार के महिपाल को हराकर, जो उस समय बंगाल साथ में हुआ करता था, तो बंगाल के जो है महिपाल को हराकर इसने जो है गंगई कोंडचोलम की उपाधि धारण की थी। गंगे कोंडचोल की उपाधि ये धारण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को काट कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनाया था? तो कैलाश मंदिर जो कि शिव मंदिर है, एलोरा में महाराष्ट्र में स्थित है, और इसका एक खास बात है कि एक ही पत्थर को काट कर ये मंदिर निर्मित किया गया है। ठीक है, तो ये जो है कृष्ण प्रथम ने इसको करवाया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसमें टोटल जो है ये 34 गुफा है। ठीक है, 34 में 1 से 12 तक बौद्ध को मिल जाएगा, 12 से 29 तक हिंदू का मिल जाएगा, और 30 से 34 तक ये जैनों का मिलेगा, यानी सब का मिश्रण है इसमें। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य तो नहीं है? तो इसमें से पुराण जो है वैदिक साहित्य नहीं है, बाकी वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ये सब जो है वैदिक साहित्य है, जो कि जिसको श्रोता भी कहते हैं। महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था? तो महाविभास सूत्र की रचना जो है वसुमित्र ने किया था। राइट आंसर ये हो जाएगा। और इसी के जो है काल में, यानी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी इसी की अध्यक्षता में, कनिष्क के काल में हुआ था कुंडग्राम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मुकाबला किया? तो गुजरात का अंतिम हिंदू शासक जो था वो कर्ण द्वितीय था, जिसने अलाउद्दीन की सेना का मुकाबला किया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये जो है बघेल वंश का था, बघेल वंश, कर्ण द्वितीय। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? तो दिल्ली सल्तनत के पेंशन विभाग को जो है दीवाने इस्तिहाक कहा जाता था, पेंशन विभाग को। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। मुस्तखराज क्या कहता था? तो दीवाने मुस्तखराज जो है ये था वित्त विभाग। ठीक है, दीवाने अर्ज जो था ये था सैन्य विभाग। तो सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बदगान जो था ये दास का विभाग था।
तो सभी इंपॉर्टेंट है। और जो है ये बार बार पूछता है सैन्य विभाग, यहाँ पे पेंशन विभाग दिया है तो इश्तियाक हो जाएगा। मुक्त राज जो है ये वित्त विभाग होता था, और बदगान जो है ये दास के विभाग होता था। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक पूछा है, तो बहमनी साम्राज्य जो दक्कन के क्षेत्र में फैला था, और इसकी संस्थापक जो है ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। 1347 ईस्वी में इस साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। और इसके बाद 1518 में इसका विघटन फिर हो जाता है दिल्ली सल्तनत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कालानुक्रम सजाना है सही से। तो सबसे पहले आपको तो रामानुजाचार्य देखने को मिलेंगे, तो ये बिल्कुल सही है 11वीं शताब्दी में, और इन्होंने ही एक प्रतिपादन किया था, विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसके बाद रामानंद मिलेंगे, ये जो है आपको 13वीं शताब्दी में मिलेंगे। उसके बाद गुरु नानक मिल देंगे, यानी 1469 में इनका जन्म होता है 15वीं शताब्दी में। और 15वीं शताब्दी में चैतन्य स्वामी भी मिलेंगे, लेकिन इनका जन्म जो है आपको 1486 में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कथन सही बताना है। कौन कथन सही है? तो मंसूर जो है, जो एक चित्रकार था जहांगीर का, वो जानवर और फूलों का चित्र बनाने में निपुण था। बिल्कुल सही, मंसूर जो है जानवरों का और फूलों का चित्र बनाता था, बहुत ही अच्छा। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था, तो ये भी सही है, अबुल हसन एक छवि चित्रकार था। और गोवर्धन साधु संतों और फकीरों का चित्र बनाता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये जहांगीर के समय तीनों बेहतरीन चित्रकार थे, जिसमें अलग अलग चित्रकारी करते थे, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। सब कथन सही है। अगला देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के समय नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध हार्डिंग के समय, हार्डिंग प्रथम के समय लगाया गया था। 1840 के समय इसकी नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, लॉर्ड हार्डिंग के समय। राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसी के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी होता है, ठीक है, 1845 से 46 के बीच। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था। और इसके साथ ही पहला अधिवेशन पूछा है, तो जस्ट एक साल बाद 1907 में कराची में पहला अधिवेशन किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके साथ दूसरा अधिवेशन 1908 ईस्वी में हुआ था अमृतसर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था पूछा है, तो लिखा था कौन? हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा, जबकि इसको प्रचलित भगत सिंह ने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था, तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है हुआ था 1936 ईस्वी में। ये लखनऊ में इसका गठन हुआ था, अखिल भारतीय किसान सभा का 1936 में। प्रथम अध्यक्ष जो थे इसके स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। और महासचिव एम जी रंगा जी थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो इनमें से मदन मोहन मालवीय जी नहीं किए थे। राइट आंसर भी हो जाएगा। और इन्होंने BHU की स्थापना इन्होंने किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का 1916 में। तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 किसका एसआई मात्रक है? तो ये गुरुत्वाकर्षण का स्वाभाविक नियतांक है, आपको मालूम भी होगा। और जो इसका एसआई जो इसका मान होता है ये 6.67 गुने 10⁻⁻11 मीटर होता है, ये भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है को किस जोड़ों की दिशा हमेशा एक समान होगी? यानी इनमें से दो जोड़े दिए हैं, हमेशा दिशा पूछा है, एक समान होती है इनमें से कौन की? तो आपको बल और संवेग ये तो नहीं होगा, वेग भी नहीं होगा, बल और त्वरण की दिशा हमेशा एक समान ही होगी। बल जिधर लगेगा उधर ही त्वरण होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता है? तो त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता है इनमें से कौन? तो इनमें से द्रव्यमान जो है ये प्रभावित नहीं होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है?
यानी इनमें से कौन कार्य जो है नकारात्मक बल द्वारा किया गया है। तो इसका देख लेते हैं। जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत दिशा में स्थापित होती है तो ये तो सकारात्मक बल हो जाएगा। जब ये नहीं होगा, जब वस्तु बल की दिशा किसी कोण पर स्थानांतरित होती है तो ये भी सकारात्मक बल। जब वस्तु बल की दिशा में विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो यही नकारात्मक बल कहलाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारे सेट का लास्ट क्वेश्चन था। तो कल फिर हम नेक्स्ट सेट के साथ मिलते हैं। आज का ये सेट कैसा लगा कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।